अभी तक हमने हमारे श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में ना काफी कुछ कवर कर लिया है, जिसमें हमने एक्चुअल में मानव श्वसन तंत्र कंप्लीट किया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इसमें अलग अलग चैप्टर से लिंक करते हुए क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको ध्यान रखने। अब हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं कि ये क्रियाविधि कैसे होती है, श्वसन की क्रियाविधि। एक बार मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि हमने अभी तक कवर क्या किया है बेटा इस चैप्टर में। हमने अभी तक देखो बेसिकली पढ़ा था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद 5 स्टेप्स कौन से होते हैं जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं, फिर आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी कि ये 5th नंबर का स्टेप क्या क्या कहलाता है, ये आपको परिवहन के बारे में बताया था, ये अपने मानव श्वसन तंत्र की स्टार्टिंग के बारे में पूरी डिटेल करी थी। फिर हमने नेक्स्ट किया था बेटा अगेन वक्ष गुहा किससे बनी होती है, फिर हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था, लंग्स की लेयर फुफ्फुस आवरण के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पूरे श्वसन पथ के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद नेक्स्ट हमने किया है कि ये जो हमारी विसरण झिल्ली है वो कैसे बनी हुई होती है। ठीक है, अब मैं जो आपको नेक्स्ट बताने वाली हूं वो क्या है, एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दैट इज श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि, अब हमको नेक्स्ट करना है बेटा श्वसन की क्रियाविधि, कि ये जो श्वसन वाला कार्यक्रम हो रहा है ना हमारी बॉडी में, श्वास क्रिया हो रही है, ये श्वास क्रिया की क्रियाविधि क्या है, किस मैकेनिज्म से ये काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कुछ बेसिक, है ना। देखो हमने श्वास क्रिया को कितने भागों में डिवाइड किया है, हमने बोला बेटा कि श्वास क्रिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो क्या होता है अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, और दूसरा होता है बेटा बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। ठीक है, ये जो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन की क्रिया होती है बच्चे, अगर हम इस क्रिया को देखें तो ये अंतः श्वसन की क्रिया 2 सेकंड की होती है और बाह्य श्वसन की क्रिया 3 सेकंड की होती है। मतलब बेटा एक श्वास क्रिया में, एक श्वास क्रिया में लगते हैं 5 सेकंड, एक श्वास क्रिया में लगते हैं 5 सेकंड। ठीक है, उसमें से 2 सेकंड अंतः श्वसन का होता है, 3 सेकंड बाह्य श्वसन का होता है। तुम करके देखो ना, अंतः श्वसन में तुमको जितना टाइम लगता है ना सांस अंदर लेने में, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम आराम आराम से हम सांस बाहर निकालते हैं। तो सांस अंदर लेने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है सांस बाहर निकालने में। सांस हम रेगुलर सामान्य श्वसन की अगर हम बात करें तो 2 सेकंड तक सांस अंदर लेते हैं, 3 सेकंड तक सांस बाहर निकालते हैं, 5 सेकंड की एक क्रिया होती है। चलो ठीक है, अगली बात हमको क्या ध्यान रखनी होती है बेटा कि 1 मिनट में हम कितनी बार ये क्रिया करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर बेटा हम ये श्वास क्रिया करते हैं 12 से 16 बार, 12 से 16 बार। ठीक है, तो ये हमने 1 मिनट में कैसे निकाला कि हम 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। तुम यही देखो ना, एक श्वास क्रिया में 5 सेकंड लगता है, मतलब आप 5 सेकंड में एक बार ही सांस लेते हो। तो फिर अब आपको 1 मिनट में निकालना है यानी 60 सेकंड में निकालना है, 1 मिनट में निकालना है यानी 60 सेकंड में। तो 1 × 60/5, तो 60/5 कर दो, अराउंड 12 आ जाएगा। तो 12 टाइम्स, जिसमें होता है एक्चुअल 12 to 16 टाइम्स हम सांस लेते हैं एक बार में। ठीक है, अब ये जो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट है, तो आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हो, 12 to 16 टाइम्स प्रति मिनट, प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। बेटा जैसे ही हम 1 मिनट प्रति मिनट की बात करते हैं हम उसको दर बोलते हैं, यानी कि हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हमारी श्वसन दर क्या है, हमारी श्वसन दर है, दर मतलब 1 मिनट में, ये है बेटा 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं हम, ये होगी हमारी श्वसन दर। ठीक है, हो गया। अब देखो श्वसन दर में, ठीक है 12 से 16 बार आपकी श्वसन दर है, इसमें अंतः श्वसन में 2 सेकंड लेते हैं, बाह्य श्वसन में 3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, एक श्वास क्रिया में। अब हमको क्या करना है, कुछ रूल्स याद रखने हैं ये क्रियाविधि समझने के लिए। कुछ रूल्स याद रखते हैं। रूल नंबर 1 जो आप हमेशा से जानते हो कि प्रेशर आयतन के, दाब आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम ज्यादा तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा गैसेस का। तो प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम तो प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा। ठीक है, और दूसरा आपको रूल क्या याद रखना है कि गैसेस, जितनी भी श्वसन गैसेस हैं या कोई भी गैस है, वो अपने हाई आंशिक दाब, आपको बताया था ना गैस के केस में हम सांद्रता कैसे बताते हैं, आंशिक दाब से बताते हैं। तो अपने हाई प्रेशर से उच्च आंशिक दाब से लो आंशिक दाब की तरफ भागती है।
कोई भी श्वसन गैस या कोई भी गैस, यानी कि हमारी बॉडी में O2 या CO2 किधर से किधर भागेंगे, अपने हाई अब सिर्फ उनको किसी और से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हाई आंशिक दाब से उच्च आंशिक दाब से लो आंशिक दाब, निम्न आंशिक दाब की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो ये दो रूल्स आप याद रखेंगे तो आप क्रियाविधि को समझ पाएंगे, जिसमें एक श्वास क्रिया के बारे में आपने पढ़ा, 5 सेकंड के बारे में पढ़ा और इस दर के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखो हमको करना है कि इसमें 4 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, 4 मसल्स होती हैं जिनका रोल समझना है अपनी क्रियाविधि में। ये 2 रूल्स याद रखेंगे। अब देखिए 4 मसल्स कौन सी हैं। 4 मसल्स जो इन्वॉल्व होती है बेटा, सबसे पहली होती है आपकी मसल जो कि आपके श्वसन में मदद करती है, डायाफ्राम की मसल। याद है अभी सिखाया था पिछली स्लाइड्स में कि डायाफ्राम एक पेशीय संरचना है जिसकी मसल्स को अलग से हम क्या बुलाते हैं, फ्रेनिक पेशी बुलाते हैं। तो डायाफ्राम की फ्रेनिक पेशी आपके श्वसन में मदद करती है। दूसरी मसल जो आपके श्वसन में मदद करती है वो है पसलियों के बीच की मसल। पसलियों के बीच में 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक बाह्य और एक होती है बेटा आंतरिक। बाह्य और आंतरिक, देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अगर मान लो ये पसलियां हैं, ठीक है, पसली का जोड़ा है, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, ऐसे करके जोड़े हैं। ये आगे जुड़े होते हैं उरोस्थि से और पीछे जुड़े होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, आपके कशेरुक दंड से। ठीक है, मान लो ये जोड़े हैं तो ये हमने 2 पसलियां ले ली। 2 पसलियों के बीच में जो पेशियां हैं उसको आप क्या बोलोगे, अंतरपसलीय पेशी। अंतरपसलीय, अंतर मतलब बीच में, किसके बीच में, पसलियों के बीच में। अब पसलियों के बीच में तो पेशियां हैं, पर एक यहाँ पे अंदर साइड पर है, एक यहाँ पे बाहर साइड पर है, तो इसको बोलो बाह्य अंतरपसलीय, क्योंकि पसलियों के बीच में है और बाहर साइड है। इसको बोलो बेटा आंतरिक अंतरपसलीय, अंदर साइड पे है और पसलियों के बीच में। ये भी पसलियों के बीच में है, ये भी पसलियों के बीच में है, तो दोनों के आगे आप क्या लगाएंगे, अंतरपसलीय। अंतर पसलीय पेशी, अंतर मतलब बीच में, पसलियों के बीच में जो पेशी है बाहर साइड पर, और आंतरिक अंतर पसलीय पेशी मतलब जो पसलियों के बीच में है पर अंदर साइड पर है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, देखो नाम थोड़ा सा कंफ्यूज, आंतरिक अंतरपसलीय, अंतरपसलीय जो कि आंतरिक साइड पर है, तो आंतरिक और अंतर दोनों साथ में आ रहे हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं करना, अच्छे से ध्यान रखना है। और चौथी मसल जिसका रोल होता है बेटा इसमें होता है उदर गुहा की पेशी। उदर गुहा की पेशी, इसका रोल होता है आपके किसमें, आपके श्वसन में। तो ये 4 पेशियों का रोल याद रखना है, ये 2 आपको रूल्स याद रखने हैं और ये श्वास क्रिया के बारे में आपको बताया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा किसके साथ, आपके श्वसन के साथ, श्वास क्रिया के साथ। यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं, पहले हम समझते हैं सामान्य श्वसन। पहले हम क्या समझेंगे, सामान्य श्वसन। सामान्य श्वसन समझेंगे पहले। देखो अभी हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं जो हम जोर से भी सांस खींच सकते हैं, जोर से भी सांस छोड़ सकते हैं। अभी हम नॉर्मली आराम से बैठे हुए हैं, तो जैसे सांस लेते हैं उस सांस की बात करें सामान्य श्वसन की। सामान्य श्वसन में 2 भाग होंगे, एक बारी हम करेंगे अंतः श्वसन, एक बारी हम करेंगे अंतः श्वसन। ठीक है, सामान्य श्वसन में 2 चीजें होंगी, अंतः श्वसन और बहिश्वसन। ठीक है, और जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया ये 2 सेकंड की क्रिया है और ये 3 सेकंड की क्रिया है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा सांस अंदर लेने में हल्की सी एनर्जी लगती है, लेकिन अब तुम सांस अंदर लेके बैठ जाओ आराम से, सांस ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी, सांस बाहर निकालने में कोई एनर्जी नहीं लगती। तो ये अंतः श्वसन बेटा सक्रिय प्रक्रिया है, इसमें एटीपी खर्च होता है, पर बाह्य श्वसन एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया है। तुम सांस अंदर लेके बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी बिना कोई एटीपी को खर्च कराए। ठीक है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड O2 इन CO2 आउट, सक्रिय एटीपी लगेगा, निष्क्रिय एटीपी नहीं लगेगा सामान्य श्वसन में, ये बात कर रहे हैं हम। ठीक, अब चारों मसल का नाम लिखो। पहली हो गई डायाफ्राम की फ्रेनिक पेशी, दूसरी हो गई बेटा बाह्य अंतर पसलीय
पेशी, ठीक है। तीसरी हो गई बेटा आंतरिक अंतरपसलीय पेशी। और चौथी पेशी अपन ने कौन सी पढ़ी है जो श्वसन में होती है? उदर गुहा की पेशी। ये 4 पेशियां होंगी जिसका रोल है। और इसके अलावा तुम्हें क्या करना था? सिर्फ वो 2 रूल्स याद रखने हैं, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, और एयर मूव करती है अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें सिखाती हूं इसमें क्या करना है अपने को। देखो बेटा, जब हम सामान्य श्वसन की बात करते हैं तो सामान्य श्वसन के दौरान अंतः श्वसन में डायाफ्राम का रोल होता है और बाह्य श्वसन में डायाफ्राम का रोल होता है, ठीक है। और अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में बाह्य अंतरपसलीय पेशी का रोल होता है। किसका? बाह्य वाली का। आंतरिक वाली का कोई रोल नहीं है, ये अपना चुपचाप से बैठी हुई है। उदर गुहा की पेशियों का कोई रोल नहीं है, ये भी चुपचाप से बैठी हुई है, ठीक है। तो सामान्य श्वसन आपका कौन कौन संभालता है? डायाफ्राम और बाह्य अंतरपसलीय पेशियां, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब आइए कि डायाफ्राम और बाह्य अंतरपसलीय पेशियां करती क्या है। देखो बेटा, जब अंतः श्वसन करना होगा उस टाइम पर डायाफ्राम संकुचन करेगा, और सामान्य बाह्य श्वसन के दौरान ये डायाफ्राम शिथिलन करेगा मतलब आराम करेगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा। और इसका ओरिजिनल आकार क्या होता है? गुंबदाकार, ऐसे रहेगा, ठीक। आराम, बाह्य श्वसन में शिथिलन मतलब आराम कर रहा है मतलब अपने वास्तविक आकार में रहेगा, गुंबदाकार। लेकिन जब ये अंतः श्वसन करना होगा तो संकुचन करके ऐसे से ऐसे फ्लैट हो जाता है, ऐसे गुंबदाकार है। जैसे संकुचन करेगा बेटा ये फ्लैट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो डायाफ्राम सपाट हो जाएगा इस तरह से। ये क्या हुआ? डायाफ्राम सपाट हो जाएगा बेटा। तो अब तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है मैम? संकुचन का मतलब तो ये है कि कोई भी चीज सिकुड़ जाएगी, ये तो फैल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। मसल्स अपने हिसाब से ऐसे लगी हुई हैं कि ये संकुचन करेंगी तो उस चीज को किधर लेके जाएंगी। तो इसकी मसल ऐसी है कि जब ये संकुचन करती है तो इधर आती है, ना कि और ऊपर जाती है। 2 चीजें हो सकती है, और ऊपर जाए या सीधा हो जाए। तो जब इसकी मसल ऐसे बनी हुई है हमारी बॉडी में कि जब ये संकुचन करता है तो ऐसे करता है, ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये सपाट हो जाएगा बेटा। सपाट होगा तो ये देखो, ये वाला तुम्हारा डायग्राम है, ये वाला तुम्हारा डायग्राम है। अगर डायाफ्राम गुंबदाकार से ऐसे सीधा हो गया तो जगह बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इतनी बताओ, इतनी जगह बढ़ गई। और ये जगह कैसे बढ़ी? आपके शरीर के इस वाले एक्सिस में बढ़ी, अक्ष में बढ़ी, है ना। तो डायाफ्राम सपाट होने से ये कौन सा पार्ट है? अग्र, और ये कौन सा पार्ट है? पश्च। डायाफ्राम के संकुचन से अगर डायाफ्राम सपाट होता है तो इतनी जगह बढ़ जाती है, और ये जगह कैसे बढ़ी है? अग्र पश्च अक्ष में बढ़ी है। ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। डायाफ्राम सपाट होने से हुआ क्या? डायाफ्राम का संकुचन हुआ, डायाफ्राम सपाट हुआ, और अग्र पश्च अक्ष में वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। आइए बाह्य अंतरपसलीय पेशी पे। अंतः श्वसन के दौरान इसका काम है, क्या काम है? ये भी करता है संकुचन, और संकुचन करके ये चला जाता है बाहर की ओर। जब बेटा इसका संकुचन होगा तो ये पसलियों को लेके जाता है बाहर और ऊपर की ओर।
देखो ये पसलियां हैं, ठीक है, पसलियों में बाहर ऐसे मसल लगी हुई है, ठीक, इनका संकुचन हुआ तो ये पसलियों को लेके जाएंगी, इनका संकुचन हुआ, ये पेशी है, इनका संकुचन हुआ तो पसलियों को बाहर लेके जाती हैं और ऊपर लेके जाती हैं। तो इस तरह पसलियां ऊपर और बाहर की ओर निकलती हैं बाह्य अंतर पसलीय पेशियों के संकुचन से। तो ये पसलियों को ऊपर और बाहर लेके जाता है। बेटा पसलियां अगर ऊपर और बाहर जाएंगी, मान लो फिर से इसी डायग्राम में अगर हम समझते हैं कि यहाँ पर पसलियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये पसलियां लगी हुई हैं आपके, और ये लगी भी कैसे होती हैं, ऐसे लगी हुई होती हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से उठ के आती हैं, आगे तक जुड़ी होती हैं, आगे उरोस्थी तक जुड़ी होती हैं। बेटा जब ये बाहर की ओर आएंगी तो इनकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, बाहर और ऊपर की ओर आएंगी तो इनकी नई पोजीशन ये हो जाएगी, बाहर और ऊपर की ओर। तो देखो इतनी जगह बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इतनी जगह बढ़ रही है बेटा इस वक्ष की, आपके वक्ष की ये जगह बढ़ रही है क्योंकि ये वक्ष बनाती है। और ये जगह कैसे बढ़ रही है, शरीर के जिधर पेट होता है वो अधर भाग और इसका अपोजिट पृष्ठ भाग। तो पृष्ठाधार अक्ष में ये तो हो गया अग्र पश्च अक्ष, और ये क्या हो गया अधर और पृष्ठ, यानी पृष्ठाधार अक्ष में पसलियों के बाहर जाने से वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, हम इनके बाहर और ऊपर जाने की वजह से क्या हुआ है, इनके बाहर और ऊपर जाने से पृष्ठाधार अक्ष में वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, एक तो इस अक्ष में भी बढ़ा और इस अक्ष में भी बढ़ा, और वापस से इसका शिथिलन कर दोगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा और वापस से जितना वॉल्यूम था उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ओवरऑल तुम क्या बोलोगे, इसके संकुचन से और इसके संकुचन से हुआ क्या, इन दोनों के संकुचन से बेटा, इन दोनों के संकुचन से ओवरऑल वक्ष आयतन बढ़ गया। वक्ष आयतन, वक्ष आयतन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वक्ष से बना है, वक्ष डायाफ्राम और बाह्य अंतरपसलीय पेशियों की जो पसलियां हैं, तो पसलियों से और डायाफ्राम से, उरोस्थी से और आपके रीढ़ की हड्डी से, इन सब से आपका वक्ष बनता है। तो अगर डायाफ्राम को नीचे भेजोगे, पसलियों को बाहर भेजोगे, तो ओवरऑल वक्षीय आयतन बढ़ जाएगा, वक्षीय आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर वापस से शिथिल करा दोगे तो वक्षीय आयतन कम हो जाएगा। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी, वक्षीय आयतन में जो बदलाव होगा वो सेम बदलाव हमको किस में देखने को मिलेगा, फुफ्फुस आयतन में। तो अगला लिखते हैं फुफ्फुस आयतन, पल्मोनरी वॉल्यूम, फुफ्फुस आयतन, लंग्स के अंदर का आयतन यानी वॉल्यूम। वक्षीय आयतन बढ़ेगा तो फुफ्फुस आयतन भी बढ़ेगा, वक्षीय आयतन कम होगा तो फुफ्फुस आयतन भी कम होगा। अब दूसरा रूल लगाओ कि प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयतन बढ़ा तो फुफ्फुस के अंदर का दाब बताओ, फुफ्फुस के आयतन और फुफ्फुस के दाब में इनवर्स रिलेशन है, यानी फुफ्फुस का आयतन बढ़ा तो फुफ्फुस के अंदर का दाब कम हो गया, लंग्स का आयतन कम हुआ तो लंग्स के अंदर का दाब बढ़ गया। अब इधर देखो, अंतर श्वसन करना है ना, इसका संकुचन किया, इसको संकुचन किया, वक्ष का आयतन बढ़ाया, फुफ्फुस का आयतन बढ़ाया और लंग्स का दाब कम कर दिया। बेटा लंग्स के अंदर अगर दाब कम कर दिया मतलब बाहर दाब ज्यादा है, और एयर दूसरा रूल लगाओ, किधर से किधर मूव करती है, ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ। तो अंदर दाब कम है, बाहर दाब ज्यादा है, तो बाहर से अंदर एयर आ जाएगी, एयर इन, एयर अंदर की ओर आ जाएगी और क्या हो जाएगा, अंतः श्वसन की क्रिया हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ऐसे भी देख लो ना, फुफ्फुस का आयतन बढ़ा दिया, जगह बढ़ गई, एयर अंदर आ जाएगी, जगह कम करो एयर बाहर चली जाएगी, उल्टा कर दो, वक्ष का आयतन कम, फुफ्फुस का आयतन कम, तो एयर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अंदर का दाब ज्यादा हो गया है। अंदर का दाब ज्यादा मतलब बाहर का दाब कम, और एयर ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ मूव करती है, तो एयर अंदर से बाहर निकल जाएगी। एयर किधर मूव कर जाएगी बेटा, आउट, एयर आउट। अगर एयर आउट हो गई मतलब क्या हो जाएगा, बाह्य श्वसन, एयर आउट मूव कर गई मतलब बाह्य श्वसन हो जाएगा। ठीक है, ये होती है आपके सामान्य अंतः और बाह्य श्वसन की प्रक्रिया। पर इसके अलावा एक और प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, आपकी बॉडी में फोर्सफुल श्वसन भी होता है बेटा, फोर्सफुल श्वसन। इसी पेज पे बताती हूं ताकि आप दोनों को लिंक कर सको।
चल अगला पार्ट क्या करते बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोर्सफुल श्वसन। जो आप जोर से अंदर सांस ले सकते हो और छोड़ सकते हो वो हो गया फोर्सफुल श्वसन। तो नेक्स्ट क्रियाविधि करते हैं फोर्सफुल श्वसन की। अब फोर्सफुल श्वसन पढ़ रहे हैं तो उसमें भी दो चीजें होंगी, एक हम फोर्सफुल अंतः श्वसन कर सकते हैं, ठीक है, एक हम फोर्सफुल अंतः श्वसन कर सकते हैं और एक हम फोर्सफुल यानी अधिक, नॉर्मल से अधिक बाह्य श्वसन कर सकते हैं। दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी रोल इन्हीं चारों पेशियों का है, तो वो सारा कर लेते हैं। ये मैं गुंबदाकार इसका आकार यहां पर बना देती हूं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी 4 पेशियों का रोल है और वो 4 पेशियां क्या है, फिर से वही कॉपी करेंगे। डायाफ्राम की पेशियां, ठीक है, उसके बाद बाह्य अंतर पसलीय पेशी, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा हो जाएगा आंतरिक अंतर पसलीय पेशी और लास्ट हो जाएगा बेटा उदर गुहा की पेशी, ठीक है। ये चारों मसल्स के नाम लिख लिए, रूल्स वही लगेंगे, मसल्स यही चारों लगेंगी। अब देखो इसमें क्या याद रखना है, अगर तुमने फोर्सफुल अंतः श्वसन किया तो सबसे पहले तुम ये बताओ 2 सेकंड से ज्यादा ही होगा ना। अभी हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं 2 सेकंड में, तो फोर्सफुली अगर हम ज्यादा सांस लेंगे जबरदस्ती तो 2 सेकंड से तो ज्यादा ही लगेंगे। अब तुम बोलोगे मैम कितने सेकंड लगते हैं, भाई सबका अलग अलग है। कोई बाबा रामदेव के अगर कैंप में जाएगा, योगा करेगा तो सब लोग अलग अलग लेवल तक सांस खींचते हैं, तो 2 सेकंड से ज्यादा होगा, वो अलग अलग है सबका। बाह्य श्वसन में भी ज्यादा सांस बाहर फेंकनी है तो 3 सेकंड से तो ज्यादा ही लगेंगे, पर कितना ज्यादा लगेगा ये सबका वेरी करता है, अलग अलग है, 3 सेकंड से ज्यादा लगेगा। लेकिन चाहे फोर्सफुली सांस अंदर ले रहे हो, चाहे फोर्सफुली सांस बाहर निकाल रहे हो, फोर्स कर रहे हो, जबरदस्ती सांस लंबी खींच रहे हो, जबरदस्ती सांस लंबी बाहर निकाल रहे हो, तो दोनों में एटीपी तो खर्च होगी, जान तो दोनों में लग रही है। यानी बेटा फोर्सफुल अंतः श्वसन सक्रिय प्रक्रिया है और फोर्सफुल बाह्य श्वसन भी सक्रिय प्रक्रिया है। तो एक तरह से इन चारों में ये भी सक्रिय, ये भी सक्रिय, ये भी सक्रिय, सिर्फ और सिर्फ सामान्य बाह्य श्वसन निष्क्रिय है, बाकी तीनों सक्रिय हैं। फोर्सफुल तो सक्रिय ही होता है, चाहे अंतः हो चाहे बाह्य श्वसन हो, और सामान्य अंतः श्वसन भी सक्रिय होता है, सिर्फ सामान्य बाह्य श्वसन निष्क्रिय है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है बेटा कि फोर्सफुल अंतः श्वसन में डायाफ्राम का रोल है और बाह्य अंतर पसलीय पेशी का रोल है। आंतरिक का अभी तक रोल नहीं आया है, उधर गुहा का अभी तक रोल नहीं आया। तो तुम बोलोगे मैम सामान्य श्वसन और फोर्सफुल अंतः श्वसन में डिफरेंस क्या है, दोनों में आप बोल रहे हो यही दोनों संकुचन करेंगे। बेटा देखो जब सामान्य अंतः श्वसन करते हैं तो डायाफ्राम का कंट्रीब्यूशन होता है 75% और बाह्य अंतर पसलीय पेशी का कंट्रीब्यूशन होता है 25%। जब फोर्सफुल श्वसन तुम सोच के करते हो ना तो उल्टा हो जाता है, डायाफ्राम सिर्फ भूमिका निभाता है 25% और बाह्य अंतर पसलीय पेशियां भूमिका निभाती है 75%। तो तुम बोलोगे मैम तो क्या हुआ, ये भी 100 है, ये भी 100 है, चाहे कोई कितना भी काम करे फर्क पड़ता है बेटा। मान लो कहीं पर मजदूरी चल रही है और 7 यंग लोग हैं जो पत्थर उठा रहे हैं और 3 बूढ़े लोग हैं, और एक बारी करो 7 बूढ़े लोग हैं और 3 यंग लोग हैं, काम में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, जितनी कैपेसिटी है उसमें डिफरेंस आएगा। बेटा जब डायाफ्राम 75% और पसलियां सिर्फ 25%, तो जितना वॉल्यूम बढ़ता है, अगर हम इसको उल्टा कर दे तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है, तो एयर ज्यादा अंदर जाएगी। अगर हम सिर्फ इस परसेंटेज को अपोजिट कर दे तो सामान्य में इस परसेंटेज में जितना वॉल्यूम बढ़ रहा था, इस परसेंटेज में उससे ज्यादा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ज्यादा मतलब अंदर जगह ज्यादा, तो एयर ज्यादा इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस वाइज सेम रहेगा कि फोर्सफुल अंतः श्वसन जो कि एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें 2 सेकंड से ज्यादा लगेंगे, एटीपी खर्च होगा, उसमें डायाफ्राम का संकुचन होगा और संकुचन करके डायाफ्राम सीधा ही होगा, गुंबदाकार से सपाट हो जाएगा। और बाह्य अंतरपसलीय पेशियां पसलियों को ऊपर और बाहर की ओर लेके जाएंगी, सेम काम होगा, बस कैपेसिटी बदल जाएगी परसेंटेज की वजह से।
तुम बोलोगे मैम होता कैसे अपने आप? अपने आप ऐसे होता है बेटा कि जब हम सोचते नहीं और सांस ले रहे हैं तो अपने आप बॉडी ये परसेंटेज चला रही है, लेकिन जब हमको जोर से सांस लेनी है तो बॉडी हम ऐसे मैसेज देते हैं हमारी कंकालीय पेशियों को जो पसलियों से लगी हुई है, जिसकी वजह से पसलियां ज्यादा बाहर जाती हैं और इस वजह से इनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाती है। या जब आप किसी आपातकालीन स्थिति में होते हैं, इमरजेंसी स्थिति में, तो आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन हार्मोन आते हैं, वो आपके श्वसन केंद्र, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपके दिमाग में एक श्वसन केंद्र होता है, उसको जाके बोलते हो अरे ये मरने वाला है, सामने शेर आ गया, फटाफट से जल्दी जल्दी सांस लेने को बोलो, तो जल्दी जल्दी सांस लेने को बोलते तो ये ऑटोमेटिकली आते हैं और हमारी बाह्य अंतरपसलीय पेशी को ज्यादा मैसेज देते हैं, डायफ्राम को कम मैसेज देते हैं, जिससे ज्यादा संकुचन किसका होता है? बाह्य अंतरपसलीय पेशी का, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है और हम एयर ज्यादा अंदर ले पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सेम वही काम करना है, संकुचन होगा, सपाट होगा, अग्रपश्च में वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका भी संकुचन होगा, बाहर और ऊपर जाएंगी पसलियां और पृष्ठाधार अक्ष में वॉल्यूम बढ़ेगा। बस अब ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा, वक्ष का, फुफ्फुस का आयतन बढ़ेगा, फुफ्फुस का दाब कम होगा, एयर अंदर जाएगी, बस अब एयर ज्यादा अंदर जाएगी। ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ एयर जो होगा वो ज्यादा हम इनहेल करेंगे, अंतः श्वसन में लेंगे। और फिर क्या करोगे? इस डायाफ्राम का यहां पर संकुचन कराया था 25%, ठीक है, तो डायफ्राम सपाट हो गया और बाह्य अंतरपसलीय पेशी से 75% काम कराया और इसका भी संकुचन कराया, तो ये ज्यादा ही ऊपर और बाहर गई, जिससे वॉल्यूम बढ़ गया। इसमें क्या करोगे? इन दोनों का रोल होगा और इन दोनों का जिसका संकुचन कराया है वो शिथिलन करा दो। ठीक है, जिसका संकुचन कराया है उसका शिथिलन करा दो। देखो बेटा, सुनना ध्यान से, ऐसा नहीं है कि तुमने इसका संकुचन कराया और इसका शिथिलन कर दिया तो बाह्य श्वसन फोर्सफुल हो जाएगा, मतलब इससे भी ज्यादा हो जाएगा। नहीं, जो तुमने ये संकुचन कराया तो एक्स्ट्रा सांस ली, अब तुम इसका शिथिलन कराओगे तो ये देखो, अगर पसलियां पहले इतनी बाहर आई थी, अब इतनी बाहर आई, पहले तुमने यहां से अंदर लिया इनको, यहां से नॉर्मल पे लेके आए, अब यहां से नॉर्मल पे लेके आओगे। नॉर्मल तो नॉर्मल है ना बेटा, इसकी ओरिजिनल जगह ये, अब ये यहां से यहां जाए या यहां जाए, ये तो अंतः श्वसन बढ़ाने वाली बात हुई। अब चाहे जहां पे भी है, ये यहां पर है या यहां पर है, ये वापस तो यहीं तक आ रही है इसके शिथिलन से। तो आप जब इन दोनों का शिथिलन कराते हो तो आप ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचते हो, जो इनकी एक्चुअल जगह थी। इसकी वजह से ज्यादा सांस बाहर नहीं फेंक सकते, फोर्सफुल बाह्य श्वसन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर फोर्सफुल बाह्य श्वसन करना है तो पहले सामान्य बाह्य श्वसन तो करो, यहां तक तो लेके आओ इनको, तो यहां तक लेके आ गए, तो इन दोनों का शिथिलन करोगे तो अब तुम पहुंचे हो सामान्य बाह्य श्वसन पे। इन दोनों के शिथिलन से हम कहां पहुंचे हैं बेटा? सामान्य बाह्य श्वसन पे। ठीक, अब हमको आंतरिक अंतरपसलीय पेशी और उदर गुहा की पेशी का यूज करना है और अब तुम फोर्सफुल बाह्य श्वसन में इन दोनों का संकुचन कराओगे, इसका भी संकुचन होगा और इसका भी संकुचन होगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, आंतरिक अंतरपसलीय पेशी और उदर गुहा की पेशी का सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल श्वसन में रोल है, सामान्य श्वसन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसका रोल सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल बाह्य श्वसन में है, फोर्सफुल श्वसन में भी, फोर्सफुल अंतः श्वसन में तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ फोर्सफुल श्वसन के अंदर फोर्सफुल बाह्य श्वसन में रोल है। ठीक है, उसमें भी अभी तक हम अंतः श्वसन में संकुचन और बाह्य श्वसन में शिथिलन पढ़ रहे थे, पर फोर्सफुल बाह्य श्वसन के अंदर आंतरिक अंतरपसलीय पेशियां और उदर गुहा की पेशियां क्या करती हैं? संकुचन करती हैं। देखो क्या हुआ, बाह्य अंतरपसलीय पेशियां जब शिथिलन करेंगी तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी, एक्चुअल जो इनकी जगह है। अब आंतरिक अंतरपसलीय पेशियां संकुचन करेंगी और ये पसलियां बेटा ऐसे लगी हुई हैं कि रिब्स को और अंदर खींच के लेके आती हैं, और अंदर खींच के लेके आती हैं, तो रिब्स अपनी वास्तविक पोजीशन से भी और अंदर आ जाएगी। वास्तविक पोजीशन पर पहले क्यों आएगी? क्योंकि बाह्य अंतरपसलीय पेशियों का शिथिलन होगा, फिर आंतरिक अंतरपसलीय पेशी का जब शिथिलन होगा तो ये और ज्यादा अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो और जगह कम हो जाएगी। ठीक, और तो और उदर गुहा की पेशी, आप जोर से सांस बाहर फेंक के देखो ना, आपके यहाँ पेट पर उदर गुहा की पेशी में खिंचाव आएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे पेट अंदर कर लेते हैं, उदर गुहा की पेशी का संकुचन करके इसको अंदर कर देते हैं। इसके संकुचन से डायाफ्राम और ऊपर भागता है। डायाफ्राम की जो एक्चुअल पोजीशन है, ये देखो, डायाफ्राम की ये जो एक्चुअल पोजीशन है, ये वाली है ना, ये वाली,
ये इसकी वास्तविक पोजीशन है। उदर गुहा की पेशी को धक्का दोगे तो ये और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, इतनी जगह और कम हो जाएगी। तो अब हम जगह कम कर रहे हैं ताकि हवा ज्यादा बाहर फेंकी जाए, फोर्सफुल बाह्य श्वसन हो। तो इतनी जगह पहले तो तुमने बढ़ाई थी अंतः श्वसन के लिए, अब तुम सामान्य स्थिति पर आने के बाद इतनी जगह और कम कर रहे हो। तो उदर गुहा की पेशी से हम करते क्या है, उदर गुहा की पेशी का संकुचन करके डायाफ्राम को और ऊपर फेंकते हैं ताकि जगह और कम हो जाती है। तो इन दोनों की वजह से फाइनली क्या होता है, इसकी वजह से फाइनली होता क्या है बेटा, इन दोनों के संकुचन की वजह से, इन दोनों के संकुचन की वजह से जब इनका संकुचन होगा ना तो वक्ष का आयतन वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से फुफ्फुस आयतन बहुत कम हो जाएगा और फुफ्फुस दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फुफ्फुस दाब ज्यादा मतलब एयर बहुत ज्यादा, आयतन कम दाब ज्यादा, एयर बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगी, तो एयर बाहर ही जाएगी, पर जितनी सामान्य स्थिति में जा रही थी उससे भी ज्यादा जाएगी। सामान्य स्थिति में जितनी ज्यादा बाहर एयर जा रही थी उससे भी ज्यादा एयर अब बाहर चली जाएगी। तो ये होता है किसमें, आपके फोर्सफुल श्वसन में। तो ये दो प्रकार के श्वसन पढ़ते हैं आप, एक सामान्य श्वसन और एक फोर्सफुल श्वसन। सामान्य श्वसन में भी आता है अंतः श्वसन बाह्य श्वसन, फोर्सफुल में भी आता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। 3 सक्रिय है और 1 निष्क्रिय है। इसमें हम टाइमिंग लिखते हैं, इसमें इससे ज्यादा ही होता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। 4 ही मसल्स का रोल करना है, जैसे संकुचन यहाँ वैसे यहाँ, जैसे शिथिलन यहाँ वैसे यहाँ, बस वॉल्यूम ज्यादा ही, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है इसमें और ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ रहा है इसमें और ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे दाब कम हो रहा है इसमें और कम होगा, यहाँ पे एयर अंदर आ रही है इसमें और ज्यादा एयर अंदर आएगी, ठीक है। और शिथिलन के टाइम पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों का शिथिलन कराओ, जो सामान्य शिथिलन है वो तो कराओ ना, ताकि जितनी जगह कम होनी थी वो तो हो जाए पहले। तो पहले सामान्य शिथिलन से क्या करेंगे, इन सबको वास्तविक स्टेट में लेके आएंगे, फिर इन दोनों का संकुचन करा के और अंदर लेके जाएंगे रिब्स को, और ऊपर लेके आएंगे डायाफ्राम को। तो वॉल्यूम कम होना था और ज्यादा कम होगा, फुफ्फुस आयतन कम होना था और ज्यादा कम होगा, फुफ्फुस दाब बढ़ना था और ज्यादा बढ़ जाएगा, एयर बाहर जाएगी बट और भी ज्यादा एयर बाहर जाएगी। ये हो जाएगा आपका फोर्सफुल श्वसन, ठीक है। तो ये है आपके श्वसन की क्रियाविधि जो हमने यहाँ पर पढ़ी है 2 स्लाइड्स में। एक तो हमने नॉर्मल बात की है, 2 रूल्स लगाने हैं, 4 पेशियां लगानी है, श्वसन दर बताई है, और इसके बाद सामान्य और फोर्सफुल श्वसन किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।